आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये केस दुनिया भर में काफी फेमस है, द बॉय इन द बॉक्स के नाम से। सुनसान जंगल इलाके में एक बच्चे की बॉडी मिलती है एक कपबोर्ड के अंदर। आज 50 साल के बाद जहाँ इतने एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, फिर भी क्यों पुलिस नहीं पता कर पाई उसके आइडेंटिटी? क्या मरने के बाद उसके बॉडी को वॉश किया गया था? क्यों उसके बाल काट दिए गए थे? क्या कोई डॉक्टर उसके ऊपर कोई प्रोसीड्यूर परफॉर्म करने वाले थे? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही बहुत सारे मिस्टीरियस स्टोरीज हर रोज सुनने के लिए। 25 फरवरी 1957 फिलाडेल्फिया। एक इलीगल डंपिंग ग्राउंड में एक लड़के की बॉडी मिला एक बॉक्स में। उसका उम्र 4 से 6 साल के बीच होगा। वेट 30 पाउंड, हाइट 3 फीट 3 इंच और वो नेकेड था, एक ब्लैंकेट से कवर्ड। उसके बाल रिसेंटली काट दिए गए थे। उसके बॉडी पे फ्रेशली काटा हुआ बाल था और उसके बॉडी भी वॉश किया गया था। उसके शरीर में घाव के निशान थे, चिन, ग्रोइन और लेफ्ट एंकल में। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई मेडिकल प्रोसीड्यूर हुआ था। सिर पे चोट लगने की वजह से मौत हुई थी। कोई विटनेस नहीं थे। एक यंग लड़के को वो बॉडी पहले मिला था। स्ट्रेंज बात थी कि उसने पूरा एक दिन इंतजार किया और फिर पुलिस को इन्फॉर्म की। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि वो बॉडी एक और आदमी को मिली थी, लेकिन उसने पुलिस को ये सोच के इन्फॉर्म नहीं किया था कि उसे इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है। ठंड और ऊपर से पुलिस को इन्फॉर्म करने में डिले, जिसके कारण उस बच्चे की मौत की टाइम एक्यूरेटली कहना मुश्किल था। उसके आइडेंटिटी पता करने के लिए पुलिस ने उस बॉडी को मॉर्ग में रखा। 10 अलग अलग स्टेट्स के लोग आए उसकी पहचान करने। पुलिस ने उसकी फोटो का 4 लाख लीफलेट प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट किया पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, कोर्ट हाउसेस और पूरी देश में। पुलिस ने फिर उस लड़के को कपड़ा पहनाया और चेयर पे बिठा के फोटो लिया ताकि वो जितना नॉर्मल दिख सके उतनी ही आसानी होगी उसकी पहचान करने में। इवन अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने भी उसकी डिस्क्रिप्शन शेयर किया, लेकिन कोई क्लू नहीं मिली। ऐसा क्या सिग्निफिकेंट डिस्क्रिप्शन था उस लड़के का? वो तो बस एक आम बच्चा ही था ना। लेकिन जब उसके फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट के रिकॉर्ड हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से मैच किए गए, तब पता चला ऐसा कोई बच्चे की रिकॉर्ड उस स्टेट में है ही नहीं। इसका 2 मतलब हो सकता है। पहला, वो किसी हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुआ था और दूसरा, वो किसी दूसरे ही स्टेट की हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। चलो आप देख लेते हैं क्राइम सीन से क्या क्या क्लू मिला था। पहला क्लू उस बॉक्स से मिला। क्या उस बॉक्स से पता चल सकता है कि वो किसके पास था? लकीली बॉक्स के ऊपर एक सीरियल नंबर था। उसे ट्रैक करके पता चला वो बॉक्स शिप किया गया था क्राइम सीन से 15 मिनट दूर जेसी पेनी स्टोर से। वो बॉक्स में बेबी बेसिनेट शिप किया गया था। 12 ऐसे बॉक्स शिप किए गए थे और सब ने कैश में पेमेंट किया था, इसलिए उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनमें से 8 लोगों ने पुलिस से कांटेक्ट किया और बताया कि उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा और उन्होंने ये भी बताया कि वो बॉक्स या तो उनके पास ही है या फिर उन्होंने फेंक दिया था। उस ब्लैंकेट को भी एग्जामिन किया फिलाडेल्फिया के टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ने। वो ब्लैंकेट आइदर कनाडा या नॉर्थ कैरोलिना में मैन्युफैक्चर हुआ था। ये पता लगाना मुश्किल था कि कहां से ये ब्लैंकेट खरीदा गया होगा, क्योंकि हजारों ऐसे ब्लैंकेट बेचे गए थे। ब्लैंकेट लीड अल्टीमेटली डेड एंड हो जाती है। और एक क्लू, एक ब्लू कलर की टोपी जो उस बॉक्स से 15 फीट दूरी पे था। उस टोपी में कंपनी का नाम मेंशन था, ईगल हैट एंड कंपनी। वो कंपनी साउथ फिलाडेल्फिया में था, जिसका ओनर हैना रॉबिन्स। मिसेस रॉबिन्स को याद है कि किसने वो टोपी खरीदा था, क्योंकि उन्होंने वो कस्टमाइज करवाया। उस आदमी का उम्र 26 से 30 के अंदर, ब्लॉन्ड हेयर। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि टोपी के पीछे एक लेदर स्ट्रैप और बकल लगाने के लिए। उसने कैश पेमेंट किया था और उसके बाद मिसेस रॉबिन्स ने उस आदमी को कभी नहीं देखा। लड़के की बॉडी पे बहुत सारे बाल था, जो सजेस्ट करती है कि उसे रिसेंटली हेयर कट दिया गया था। फॉरेंसिक आर्टिस्ट फ्रैंक बेंडर का मानना है कि उस लड़के को शायद लड़कियों की तरह बड़ा किया गया था। उस लड़के की फोटो को लड़की जैसा बना के सर्कुलेट किया गया, लेकिन कोई लीड नहीं मिली। अभी मैं आपको बताऊंगी वो सारे पॉपुलर थ्योरीज के बारे में और देखेंगे आखिर क्या हुआ होगा उस लड़के के साथ। फर्स्ट थ्योरी, ऑथर लुओ रोमानो एंड जिम हॉफमैन को एक लीड मिली थी कि फिलाडेल्फिया के एक आदमी ने अपने बेटे को सेल कर दिया था। शायद बॉक्स का लड़का वही है। फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने उस लड़के का पोटेंशियल फादर और ब्रदर के साथ उसकी फोटो मैच करवाई।
करवाई। फेशियल स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज देखी गई, चीन, यार्ड और नोज में। डीएनए सैंपल भी लिया गया उसके पोटेंशियल ब्रदर के, लेकिन फिलाडेल्फिया पुलिस ने ये कभी कंफर्म नहीं किया कि उन्होंने डीएनए मैच किया था या नहीं। सेकंड थ्योरी, मेडिकल एग्जामिनर रेमिंगटन ब्रिस्टो, जिन्होंने 36 साल इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था। काफी सारे पैसे उन्होंने स्पेंड किया इस लड़के की आइडेंटिटी ढूंढने में। उन्होंने लीड की तलाश में एरिजोना और टेक्सास भी ट्रैवल किए थे। ब्रिस्टो उस लड़के की फेस शेप का एक मास्क कैरी करते थे अपने ब्रीफकेस में। ब्रिस्टो के थ्योरी के अनुसार वो लड़का एक्सीडेंटली मर गया था। उसका फ्रेशली कटा हुआ बाल और नाखून सजेस्ट करता है कि उसका अच्छे से केयर लिया जाता था। उस लड़के का फैमिली कभी सामने नहीं आया क्योंकि उन्हें लगा उन लोगों पे मर्डर इल्जाम लग जाएगी। जहां उस लड़के की बॉडी मिली थी वहीं पे एक फॉस्टर फैमिली रहते थे। पुलिस ने उनका इंटरव्यू भी लिया था। उस फैमिली के पास एक बेबी बेसिनेट था जो उस बॉक्स में फिट हो जाती। ऐसा भी हो सकता है कि उस परिवार की जो लड़की थी ये उसी का नाजायज बेटा होगा। ब्रिस्टो की मौत हो गई थी 1993 में। फिलाडेल्फिया डिटेक्टिव टॉम ऑगस्टिन ने इस केस को ले लिया। 23 फरवरी 1998 डिटेक्टिव ऑगस्टिन आर्थर निकोलेटी के घर पे गए थे जो उस फॉस्टर केयर होम के ओनर थे। उसके वाइफ एना मैरी निकोलेटी, जो ब्रिस्टो के थ्योरी के अनुसार उस बच्चे की माँ थी। निकोलेटी के वाइफ होने के साथ साथ एना मैरी उसका स्टेप डॉटर भी थी। एना मैरी ने डिटेक्टिव ऑगस्टिन को बताई थी कि उसका एक लड़का था जिसका एक्सीडेंटल मौत हुई थी, लेकिन ये भी एक डेड एंड निकली। थर्ड थ्योरी, वो लड़का केनिथ और आयरीन का था। 1961 में अथॉरिटीज ने इस फैमिली को इन्वेस्टिगेट किया था। उनके 10 बच्चे थे, उनमें से एक 7 साल का बच्चे की मेलन्यूट्रिशन की वजह से मौत हो गई थी। तब उन लोगों ने उसके बॉडी को ब्लैंकेट में रैप करके जंगल में फेंक दिया था। उसके बाद अथॉरिटीज को पता चला कि सिर्फ वो एक बच्चा नहीं था, उन बच्चों में से 7 बच्चों की मौत हो चुकी थी। उनको किसी ग्रेवयार्ड में नहीं, बस इधर उधर दफनाया गया था। बाद में पुलिस को लगा कि ये बच्चा उस फैमिली का नहीं होगा। फोर्थ थ्योरी, ये थ्योरी थोड़ा वियर्ड है। उस लड़के को शायद जबरदस्ती लड़की बनाया गया था। उसके लंबे बाल थे और इसीलिए कोई उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। उस लड़के की आईब्रो भी नाइसली प्लक किया हुआ था। शायद उसके ऊपर कोई सेक्स चेंज सर्जरी करने वाला था कोई। फिफ्थ थ्योरी, ये आया था सिंसिनाटी के एक साइकियाट्रिस्ट से, जिन्होंने डिटेक्टिव ऑगस्टिन से कांटेक्ट किया और बताई कि उसकी एक पेशेंट मार्था, जिसने बताया कि वो जब 11 साल की थी तब उसकी माँ उसे एक घर में ले गई थी जहाँ एक लड़का था। मार्था की माँ ने उसे सेक्सुअली अब्यूज किया था और वही उस लड़के के साथ भी किया। मार्था ने बताया कि उसकी माँ ने उस लड़के को मार डाला था और फिलाडेल्फिया ले जाके उसे फेंक दिया। मार्था ने 3 इन्वेस्टिगेटर से बात की। मैट गेलन और केली क्राइम सीन में मौजूद पहले डिटेक्टिव्स थे। तीनों डिटेक्टिव मार्था की स्टोरी से कन्विंस थे। बिल फ्लेशर, एक रिटायर्ड FBI एजेंट, ने बताया कि मार्था की स्टोरी में टेस्टिमोनीज, एड्रेसेस और डिस्क्रिप्शन सब कुछ मैच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ये थ्योरी वेरीफाई नहीं कर पाए। आज भी उस लड़के का आइडेंटिटी एक मिस्ट्री बनी हुई है। उसके ग्रेव के ऊपर लिखा गया है अमेरिकाज अननोन चाइल्ड। किसी ने उस बच्चे को क्लेम करने सामने नहीं आए। जो भी हो, अभी तक ये केस अनसॉल्व्ड है।